हम बात कर रहे थे रोडोप्सिन रेटिनल व्यूअल साइकिल की। तो उसमें हम पहुंचे थे कि जी अगर जो है ना हमारे पास मेटा और रोडोप्सिन 2 कम्प्लीटली जो है ना वो स्प्लिट कर देगा स्कोटॉप्सिन को और आल ट्रांस रेटिनल को। अब स्कोटॉप्सिन से जो है ना हम दोबारा रोडोप्सिन बना लेंगे 11 रेटिनल के साथ ये कंबाइन करके। अब ये जो आल ट्रांस रेटिनल है, अगर लाइक किसी कंडीशन में जो है ना रोडोप्सिन ज़्यादा डिकम्पोज हो रहा है, जब रोडोप्सिन ज़्यादा डिकम्पोज हो रहा है तो आल ट्रांस रेटिनल भी ज़्यादा बनेगा। अब ये जो आल ट्रांस रेटिनल ज़्यादा बन रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेटिनल से इनटू द फॉर्म रेटिनोल, आल ट्रांस रेटिनोल, और इस फॉर्म में जो है ना ये स्टोर हो जाएगा। ये फॉर्म क्या है, ये एक्टिव फॉर्म है विटामिन ए की, और ये इस फॉर्म में स्टोर रहेगा। इसलिए जब ज़रूरत पड़ेगी रोडोप्सिन बनाने की तो फिर आल ट्रांस रेटिनोल कन्वर्ट हो जाएगा इंटू 11 रेटिनोल, और फिर वहाँ से बना देगा 11 रेटिनल। और इस तरह रोडोप्सिन की सिंथेसिस में जो है ना विटामिन ए का भी रोल हमने इस केस में देख लिया। नेक्स्ट सीखते हैं एक्साइटेशन ऑफ रॉड। जब रॉड की एक्साइटेशन होती है तो रिसेप्टर पोटेंशियल जो है ना वो जनरेट होता है। दूसरे जो सेंसरी रिसेप्टर्स है, जब उनकी एक्साइटेशन होती है तो उनके अंदर जो पोटेंशियल जनरेट होता है उनके अंदर पॉजिटिविटी जनरेट होती है, और हम कहते हैं कि वो डिपोलराइजेशन हुई है। लेकिन रॉड्स की केस में क्या है कि जब रॉड की एक्साइटेशन होती है तो इंट्रानोडल जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो हमारे पास होता है नेगेटिव, यानी कि उसके अंदर जो है ना वो नेगेटिविटी जनरेट हुई है, जिसे हम कहते हैं इट इज़ ए स्टेट ऑफ हाइपर पोलराइजेशन। अब इसकी वजह नेक्स्ट देखते हैं कि भाई हाइपर पोलराइजेशन क्यों हुई है। नॉर्मली क्या होता है कि डार्क कंडीशन में अगर हम बात करें तो ये आउटर सेगमेंट है, ये इनर सेगमेंट है। इनर सेगमेंट में क्या होता है, सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं। सोडियम पोटाशियम पंप क्या करते हैं, 3 सोडियम को बाहर निकालते हैं, 2 पोटाशियम अंदर। अब ज़्यादा केटाइन का लॉस हो रहा है तो अंदर होगी नेगेटिविटी। उसके अलावा जो है ना कुछ पोटाशियम लीकी चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू जो है ना पोटाशियम जो है ना वो बाहर डिफ्यूज़ करता रहता है। इस वजह से भी जो है ना वो अंदर नेगेटिविटी जनरेट होती है। लेकिन आउटर सेगमेंट की बात करें तो आउटर सेगमेंट में होते हैं हमारे पास साइक्लिक जीएमपी गेटेड चैनल्स। जब डार्क कंडीशन होती है, डार्क कंडीशन में क्या होता है कि साइक्लिक जीएमपी का लेवल जो है ना हमारे पास ज़्यादा होता है। जब साइक्लिक जीएमपी का लेवल ज़्यादा होगा तो साइक्लिक जीएमपी जो हमारे पास साइक्लिक जीएमपी गेटेड चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, साइक्लिक जीएमपी गेटेड चैनल्स ये यहाँ पे लगे हुए हैं, ये ओपन हो जाएंगे। जब ये ओपन होंगे तो इसकी वजह से जो है ना सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। जब सोडियम अंदर आएगा तो अंदर पॉजिटिविटी जनरेट होगी, जो कि इस जो नेगेटिविटी क्रिएट हुई थी उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, और अंदर हमारे पास पोटेंशियल जो है ना तकरीबन -40 मिली वोल्ट का पोटेंशियल जो है ना वो जनरेट होगा। ठीक है, तो ये हमने नॉर्मल कंडीशन देख ली। डार्क के डार्क में क्या होगा, साइक्लिक जीएमपी गेटेड चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से जो है ना अंदर जो है ना वो जो नेगेटिविटी थी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा -40 मिली वोल्ट। लेकिन जब लाइट पड़ती है तो रोडोप्सिन पे, तो रोडोप्सिन जो है ना वो डिकम्पोज हो जाता है। जब रोडोप्सिन डिकम्पोज होता है तो उससे एक बनता है मेटा रोडोप्सिन 2, जो कि क्या है, एक्टिवेटेड फॉर्म है रोडोप्सिन की। ठीक है, अब ये मेटा रोडोप्सिन 2 क्या करता है, हमारे पास एक प्रोटीन होती है जी प्रोटीन, उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, जिसका नाम है ट्रांसड्यूसिन। ट्रांसड्यूसिन यानी जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। ये जब ये जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी तो वो जी प्रोटीन स्टिमुलेट करेगी साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज को। वो साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज नाम से जाहिर है कि ये क्या करेगा, ये साइक्लिक जीएमपी को तोड़ेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा इनटू 5C जीएमपी। अब साइक्लिक जीएमपी टूट गई इंटू 5 साइक्लिक जीएमपी, यानी कि साइक्लिक जीएमपी का इस केस में हमारे पास लेवल क्या हो जाएगा, कम हो गया है। जब साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम हो गया है तो जो साइक्लिक जीएमपी गेटेड चैनल से वो तो रिस्पॉन्ड कर रहे थे जब साइक्लिक जीएमपी का लेवल ज़्यादा था। अब ये इसका लेवल कम है तो ये जो साइक्लिक जीएमपी गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। जब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो सोडियम अंदर नहीं आएगा। जब सोडियम अंदर नहीं आएगा तो अंदर जो है ना हमारे पास नेगेटिविटी जनरेट हो जाएगी। कुछ नेगेटिव तो जो थी सोडियम पोटाशियम पंप और पोटाशियम लीकी चैनल्स की वजह से, अब सोडियम भी अंदर नहीं आ रहा तो उस वजह से जो है ना अंदर और ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाएगी, और इस स्टेट को हम कहते हैं स्टेट ऑफ हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, और हमारे पास पोटेंशियल जो है ना जो नॉर्मल -40 था वहाँ से और नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा अप टू -80 मिली वोल्ट तक जो है ना हमारे पास रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होगा। तो हम कहते हैं कि जो रॉड्स की केस में जो रिसेप्टर पोटेंशियल है वो डीपोलराइजिंग नहीं है बल्कि हाइपर पोलराइजिंग है। तो इसकी हमने काज भी देख ली क्यों हाइपर पोलराइजिंग है, कि उस साइक्लिक जीएमपी गेटेड सोडियम चैनल्स जो है ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये जो हमारे पास रिसेप्टर पोटेंशियल है ये लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जो हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट है इसका ड्यूरेशन क्या है, कि मतलब ये पोटेंशियल था -40 -80 हुआ तो ये अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंचेगा 0.3 सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसका ड्यूरेशन। नेक्स्ट, अब ये जो रोडोप्सिन काइनेज इंजाइम होता है हमारे पास,
ये इनएक्टिवेट करता है मेटारोडॉप्सिन 2 को। जब मेटारोडॉप्सिन 2 इनएक्टिवेट हो जाएगा तो हमारे पास जो है ना हाइपर पोलराइजिंग की स्टेट जो है ना, ये सारा प्रोसेस जो है ना रिवर्स बैक हो जाएगा और हमारे पास अगेन नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी, रेस्टिंग स्टेट, जिसमें जो है ना हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -40 मिलीवोल्ट। तो रोडॉप्सिन काइनेज जो है ना इस सारे प्रोसेस को रिवर्स कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं लाइट एडाप्टेशन। अब जब जैसे मैंने कहा था कि जब लाइट ज़्यादा पड़ेगी तो रोडॉप्सिन ज़्यादा डिकम्पोज होगा। जब रोडॉप्सिन ज़्यादा डिकम्पोज होगा तो हमारे पास जो आल 11 ट्रांस रेटिनोल है जो कि एक्टिव फॉर्म है विटामिन ए की, वो भी ज़्यादा बनेगी। ठीक है। अब लाइट के केस में ऐसा होता है कि जब बंदा फ़ौरन से जो है ना लाइट में बहुत देर के लिए रहता है तो लाइट को जो है ना हमने प्रिवेंट करना होता है कि लाइट जो है ना वो आई की लेयर्स को डैमेज ना करे। तो इसके लिए क्या अडेप्टेशन होती है? सबसे पहले ये कि प्यूपिल का साइज़ जो है ना हमारे पास डिक्रीज़ करता है। जब प्यूपिल का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा तो कम लाइट अंदर आएगी। ठीक है। दूसरी अडेप्टेशन ये है कि रोडॉप्सिन की डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगी। जब रोडॉप्सिन ज़्यादा डिकम्पोज होगा तो आपको पता है रोडॉप्सिन जो होते हैं ना, ये लाइट की सेंसिटिविटी जो है ना, रोडॉप्सिन जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रखते हैं लाइट के लिए। जब ये कम होगा तो लाइट के लिए सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी। जब लाइट के लिए सेंसिटिविटी कम हो जाएगी तो जितनी मर्जी लाइट होगी तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई के अंदर जो है ना वो कम लाइट जा रही है। तो इसे हम कहते हैं लाइट एडाप्टेशन। इस तरह वो बंदा जो है ना वो लाइट में जो है ना ईजीली देख सकेगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं डार्क एडाप्टेशन। डार्क एडाप्टेशन में क्या होगा कि जब ब्राइट लाइटेड रूम से बंदा एंटर होगा डार्क रूम में। अब लाइट में तो क्या हुआ था कि रोडॉप्सिन बहुत ज़्यादा वो डिकम्पोज होगा तो उसकी कंसंट्रेशन तो बहुत कम है। और रोडॉप्सिन आपको पता है कि लाइट के लिए इसकी चूँकि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है रोडॉप्सिन की, ठीक है, आउटर सेगमेंट में रॉड्स की, इस वजह से ये लाइट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जब ये कम होगा तो लाइट के लिए सेंसिटिविटी कम होगी। अब जब बंदा डार्क में आता है तो सेंसिटिविटी लाइट के लिए इतनी कम हो चुकी होती है कि डार्क कंडीशन में उसको लाइट स्पॉट्स भी जो है ना वो नज़र नहीं आ रहे होते। ठीक है। आफ्टर 20 मिनट्स जब डार्क एडाप्टेशन होती है तो उसके बाद जो है ना उसे चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें जो है ना उस बंदे को जो है ना डार्क एडाप्टेशन, जिसमें ऐसा प्रोसेस हो रहा होता है ताकि जो है ना बंदे को डिम लाइट में ऑब्जेक्ट्स को देख सके, तो इस ड्यूरेशन को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डार्क एडाप्टेशन। होगा क्या कि जो रोडॉप्सिन कम था, रोडॉप्सिन की सिंथेसिस की जाएगी ताकि जो है ना उस बंदे को डिम लाइट में नज़र आ सके। दूसरा ये है कि जब रोडॉप्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो लाइट के लिए सेंसिटिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा डार्क एडाप्टेशन का एक तो होगा ना कि रोडॉप्सिन की सिंथेसिस बढ़ा दी है। दूसरा तरीका ये है कि जो प्यूपिल जो है हमारे पास वो डायलेट कर जाएगा। प्यूपिल डायलेट करेगा ताकि जो है ना वो ज़्यादा लाइट अंदर आए और बंदे को कुछ ना कुछ जो है ना वो डार्क में नज़र आ जाए, डिम लाइट में। ठीक है। अब डार्क एडाप्टेशन कर्व देखते हैं। डार्क एडाप्टेशन कर्व में ये कहा हुआ है कि जब एडाप्टेशन कर्व है, जो कोन्स जो हैं वो बहुत रैपिडली अडॉप्ट कर जाते हैं जबकि रॉड्स जो है ना वो स्लोली अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। इसी वजह से जो हम कह सकते हैं कि जो रॉड्स हैं वो प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए जो है ना लाइट को इंटरप्रेट करते हैं और स्लोली अडॉप्ट करते हैं। इस तरह जो है ना इनकी जो है ना लाइट के लिए सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, जबकि कोन्स रैपिडली अडॉप्ट करते हैं, उसके बाद जो है ना अडॉप्ट करना जो है ना वो छोड़ देते हैं। तो ये हमने देख लिया डार्क एडाप्टेशन कर्व के रॉड्स जो है हमारे पास स्लोली अडॉप्ट करते हैं और कोन्स जो है ना वो रैपिडली अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्यूपिलरी साइज़ का हमने देख लिया कि जब लाइट डार्क कंडीशन होगी तो प्यूपिल का साइज़ इंक्रीज़ करेगा ताकि ज़्यादा लाइट अंदर आए, और जब हमारे पास लाइट होगी तो ये डिक्रीज़ करेगा ताकि कम लाइट जो है ना वो आई के अंदर आए। अब जब फर्स्ट टाइम लाइट का स्टिमुलस मिलता है ना तो सिग्नल्स बहुत रैपिडली ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन जब वही स्टिमुलस बार बार मिलता रहेगा, जैसे कि हम फ़ौरन जब लाइट में जाते हैं तो मतलब लाइट तो आंखें जो है ना वो चुंदे आ जाती हैं, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम स्टिमुलस मिलता है ना तो बहुत रैपिडली जो है ना वो लाइट के सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमारी आई जो है ना अडॉप्ट कर जाती है और हम जो है ना आराम से जो है ना वो देख सकते हैं उन चीज़ों को। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब फर्स्ट टाइम स्टिमुलस था वो रैपिडली ट्रांसफ़र हो रहा था, अब बार बार स्टिमुलस है तो उसके लिए जो है ना सेंसिटिविटी आई की कम हो गई, तो उस वजह तो वो सिग्नल जो है ना वो इतनी रैपिडली ट्रांसफ़र नहीं होंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कलर वीएन। कलर वीएन की अगर बात करें तो कलर वीएन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन में क्या होते हैं? हमारे पास कलर पिगमेंट्स होते हैं, एक होता है ब्लू सेंसिटिव पिगमेंट, ग्रीन और रेड सेंसिटिव पिगमेंट। ब्लू की अगर स्पेक्ट्रम की बात करें तो ब्लू की वेवलेंथ होती है हमारे पास 435 पे जो है ना वो स्टिमुलेट होगा। उसके अलावा ग्रीन 535 और रेड की जो है ना 570। जो रेड कलर है हमारे पास ये जो है ना स्पेक्ट्रम को जो है ना लॉन्गर लेंथ तक लेके जाता है। अब ब्लू सेंसिटिव पिगमेंट ज़ाहिर बात है ब्लू को डिटेक्ट करेगा, ग्रीन को। अब ये जो ब्लू, ग्रीन और रेड, इनके डिफरेंट कम्बिनेशन से हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आएंगे। ऑरेंज कलर, येलो कलर नज़र आएगा। ठीक है, इनके डिफरेंट कम्बिनेशन से देखते हैं कि अगर हुई है ये 550 नैनोमीटर हमारे पास जो है ना वेवलेंथ है 580 नैनोमीटर, इस पर जो है ना ये रेड
और ग्रीन सेंसिटिव पिगमेंट दोनों जो है ना 83% स्टिमुलेट होते हैं। तो इसको हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसे परसीव करेगा कि जी ब्लू जो है ना वो तो स्टिमुलेट हुई नहीं, तो 0 83% जो है ना वो ग्रीन स्टिमुलेट हुए, और रेड भी जो है ना वो 83% स्टिमुलेट हुए। तो रेड और ग्रीन दोनों के मिक्सर से हमें कलर कौन सा नज़र आएगा? येलो। तो इस तरह जो है ना हम डिफरेंट कम्बिनेशन से हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आएंगे। लेकिन अगर ब्लू, ग्रीन और रेड तीनों जो है ना इक्वली स्टिमुलेट हूँ तो हमें जो लाइट है वो किस कलर की नज़र आएगी? वाइट। ठीक है, वाइट हमें जो है ना कलर नज़र आएगा, जैसे कि लाइट के केस में। ठीक है, अब वाइट कलर जो है ना इसकी कोई अलग से वेवलेंथ नहीं होती, ये डिफरेंट वेवलेंथ की जो है ना कम्बिनेशन है। जब 50-50-50 यानी कि जब ये इक्वली स्टिमुलेट होंगे तब जो है ना हमारे पास ब्लू, ग्रीन और रेड इक्वली स्टिमुलेट होंगे, तो तब हमारे पास कलर जो है ना वाइट नज़र आएगा। अब जो है ना वो कलर ब्लाइंडनेस में देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ। कलर ब्लाइंडनेस में लाइक अगर जो है ना हमारे पास रेड कोन एब्सेंट है तो हमारे पास उस बंदे को जो है ना ज़ाहिर बात है वो रेड कलर नज़र नहीं आएगा, उसको हम कहेंगे प्रोटानोप। अब रेड कलर जो है ना वो स्पेक्ट्रम को लॉन्गर वेवलेंथ तक लेके जा रहा था। अब रेड कलर नहीं है तो स्पेक्ट्रम जो है ना वो शॉर्टन हो जाएगा, यहाँ तक जो है ना वो जी आ जाएगा। ठीक है, अब ग्रीन कलर नहीं है तो ग्रीन नज़र नहीं आएगा, उसे हम कहेंगे ड्यूट्रानोप। और इस केस में जो स्पेक्ट्रम की लेंथ है उस पर कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ग्रीन है, रेड तो प्रेजेंट है ना, रेड उसे लॉन्गर वेवलेंथ तक जो है ना वो लेकर जाएगा। ब्लू की जो है ना ब्लू मेनली मतलब ज़्यादातर एब्सेंट नहीं होता, लेकिन जो है ना ये कंडीशन, ये बहुत ही रेयर कंडीशन है कि ब्लू कौन जो है ना हमारे पास एब्सेंट हो। ऐसा हो सकता है कि जो ब्लू है जो उसकी वीकनेस हो सकती है, ब्लू वीकनेस। ठीक है, किसको जो है ना ब्लू अच्छे से नजर ना आए। नेक्स्ट देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस। जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि अगर रेड कलर ब्लाइंडनेस को, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और ब्लू कलर ब्लाइंडनेस इतनी नहीं होती, मेनली जो है ना ब्लू वीकनेस होती है। ठीक है, अब ये जो कलर ब्लाइंडनेस है इसको कॉज करने वाली जो जीन होती है, कौन को जो हमारे पास कोड करती है जीन कौन्स के लिए, वो प्रेजेंट होती है एक्स क्रोमोसोम पे। इसलिए जो एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट होती है जो कोड करती है कौन्स को, अगर वो एब्सेंट हो या उसमें कोई डिफेक्ट हो, ठीक है, तो वो ज़ाहिरी बात अफेक्ट करेगी एक्स क्रोमोसोम को। अब मेल में जो है ना सिर्फ एक ही एक्स आता है, एक्स वाई, सिर्फ एक ही एक्स आता है। जोन सा भी एक्स आएगा वो आके खुद को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए कलर ब्लाइंडनेस मेन में ज़्यादा प्रोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि एक ही एक्स आना है और वो खुद अपने आप को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर देगा, जबकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अगर एक एक्स पे जो जीन है जो कोड करिए कौन को, वो एब्सेंट है या डिफेक्टिव है, दूसरे एक्स पे जो जीन है वो तो नॉर्मल है, वो कौन के लिए जो है ना रिस्पॉन्सिबल है, और वो इस तरह इसके इफेक्ट को कंपनसेट कर देगी। लेकिन मेल के केस में ऐसा नहीं है, मेल के केस में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, खुद को रिप्रेजेंट करेगा, इससे कलर ब्लाइंडनेस मेल में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और ये जो है ना मदर से सन डायरेक्टली जो है ना वो ट्रांसफ़र होती है। अब इसको जो है ना कलर ब्लाइंडनेस को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक जो है ना चार्ट, इशारा चार्ट। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट कलर जो है ना वो स्पॉट्स लगे होते हैं, बंदे को कहते हैं कि लाइक इसे रीड करे। लाइक इसमें जो है ना स्पॉट्स की फॉर्म में लिखा होगा 74, लेकिन जो बंदा कलर ब्लाइंडनेस का शिकार होगा वो उसको रीड करेगा 21। तो इस तरह हम कलर ब्लाइंडनेस को जो है ना वो चेक कर सकते हैं।